नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। चलते हैं अपने फॉर्म को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर एक रिज़ल्ट की टैब बनाई थी। फैमिली ट्री हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बनाते हैं रिज़ल्ट की टैब, जिसके अंदर हम बच्चों के सारे रिज़ल्ट्स को ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए इस फॉर्म को क्लोज करते हैं और चलेंगे अपने जो है क्रिएट में जाकर के एक टेबल बनाएंगे हम अपना, जिसका नाम होगा रिजल्ट कार्ड या फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम। तो फर्स्ट टर्म एग्ज़ामिनेशन जो भी आपका है, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। आईडी की फ़ील्ड को हटा देंगे क्योंकि हमें मेन आईडी से इस चाइल्ड आईडी को कनेक्ट करना होगा। तो चलिए पहली हेडिंग यहाँ पे डालते हैं, टर्म। और टर्म डालने के बाद यहाँ पर कौन से टर्म है हमारा, तो इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम, ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े। ये पहले से ही उसके अंदर लिख करके आपका आएगा। तो आप भी इस तरह से डिफ़ॉल्ट वैल्यू में कुछ भी इंटर कर सकते हैं जो भी आप दिखाना चाहते हैं। और ये कह रहा है यू मे हैव इंटर्ड एन ऑपरेटर, यानी कि मैंने यहाँ पर इसको डबल कॉमा से बंद करना है। तो चलिए मैं इसको डबल कॉमा लगा देता हूँ, आप भी लगा दीजिएगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद करेंगे और इसके बाद एंटर दबाएंगे। चेक कर लेते हैं तो आप देख पाएंगे कि जो है यहाँ पर टर्म के अंदर पहले से ही फर्स्ट टर्म लिख के आ रहा है। इसके बाद ईयर सिफर करेंगे, ईयर जीरो इसलिए लगाएंगे क्योंकि ईयर एक रिजर्व वर्ड है, वो लेगा नहीं। और हम कैप्शन में इसको ईयर कर देते हैं और यहाँ से लुकअप करते हुए अपने ईयर्स को टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं कुछ ईयर्स टाइप कर लेता हूँ, तो यहाँ से मैं 2023 के बाद जितने भी ईयर्स हैं मेरे पास वो मैं टाइप कर लूँगा। आप भी अपनी मर्ज़ी के अनुसार टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ से 25, 26, 27, 28, 29 और 30 मैं यहीं से बंद करता हूँ। आप अपने हिसाब से टाइप करते रहिएगा। और इसके बाद अगली फील्ड हम बनाएंगे यहाँ पर सब्जेक्ट की। चूँकि अब हम एग्ज़ाम के लिए बना रहे हैं तो इसमें सब्जेक्ट का भी बड़ा रोल है। और सब्जेक्ट्स हम चाहते हैं कि एक नई टेबल से हमारे साथ उठ कर के आए, यहाँ से हमें बार बार टाइप ना करना पड़े। तो इसके लिए हम सब्जेक्ट की एक टेबल ज़रूर बनाएंगे, जिसके से हम यहाँ पर लुकअप कर देंगे। तो चलिए वो भी कर देते हैं उसके लिए। तो एक नई टेबल का निर्माण करते हैं, यहाँ से टेबल बनाते हैं और टेबल को डिज़ाइन व्यू में ओपन करके नाम डाल देते हैं सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट की टेबल के अंदर हम कुछ फील्ड बनाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर सब्जेक्ट की फील्ड बनेगी, या सब्जेक्ट आईडी भी कर सकते हैं, नेम कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और लुकअप में जा कर के यहाँ पर अलाउ इंडेक्स को कर देते हैं नो। यहाँ पर लिखा होगा इंडेक्स नो डुप्लीकेट्स, यानी कि आप एक से अधिक सब्जेक्ट जो सेम टू सेम हो वो डुप्लीकेट ना हो पाए आपके। इसके अलावा आप यहाँ पर जो है कैप्शन में सब्जेक्ट नेम की जगह आप सब्जेक्ट टाइप कर सकते हैं, ताकि आपको सब्जेक्ट शो हो। आप चेक कर सकते हैं कि सब्जेक्ट जो है आपका सेम होना चाहिए फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन से और आपके टर्म से। तो इस वजह से आपका हमने यहाँ पर डाल दी। अगली फील्ड बनाते हैं सब्जेक्ट नेम के बाद डिफ़ॉल्ट मार्क्स, यानी कि हर सब्जेक्ट के सामने जो मैक्सिमम नंबर्स होते हैं, पूर्णांक जिसे आप कहते हैं, वो लिख के आए। तो हम यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस को 0 कर देते हैं, क्योंकि हमें दशमलव के बाद एक भी अंक नहीं चाहिए। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू में 100 कर देते हैं। और इसमें एक नियम भी लगा देते हैं कि अगर 100 से ऊपर हो तो वो ना ले, क्योंकि जो हमारे पूर्णांक हैं वो 100 से ऊपर नहीं होने चाहिए। तो वैलिडेशन रूल में हम लगाते हैं कि लेस देन इज़ इक्वल टू 100, यानी कि आपका जो नंबर हो वो 100 या 100 से नीचे हो, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। और वैलिडेशन टेक्स्ट में लिख देते हैं अगर कोई गलत टाइप करता है कि डिफ़ॉल्ट मार्क्स मस्ट बी लेस देन 100 और इक्वल टू 100। तो ये हम टाइप कर देते हैं। चेक कर लेंगे इसको एक बार कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। रन कराते हैं शीट को, और रन कराने के बाद देखिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मार्क्स 100 लिख के आ रहा है। कोई भी आप सब्जेक्ट यहाँ टाइप करेंगे वहाँ 100 ऑटोमेटिकली आता जाएगा। तो ये आपको सहूलियत हो जाती है कि आपको बार बार मार्क्स को टाइप नहीं करने होते हैं।
और मैं यहाँ पे सारे सब्जेक्ट अपने लिस्ट बना देता हूँ कि मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इस प्रकार से आप सारे सब्जेक्ट अपने यहाँ पर टाइप कर लीजिए जो भी आपके स्कूल में चलते हों। तो चलिए मैं फटाफट अपने जो है वर्ड्स को टाइप कर लेता हूँ, क्योंकि इसको टाइप करने में थोड़ा समय लगेगा। तो आप जितने भी सब्जेक्ट चाहें यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। और चूँकि हमने इंडेक्स में जाके नो डुप्लीकेट्स कर दिया था, तो अगर हम किसी वर्ड्स को डबल टाइप करके देखते हैं तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, तो वो लेने से इनकार कर देगा आपका। जैसे कि मैंने यहाँ तक टाइप कर दिया है और अब मैं ड्राइंग टाइप किया मैंने, और ड्राइंग टाइप करने के बाद मैं अगर दोबारा से ड्राइंग टाइप कर देता हूँ तो देखते हैं कि लेता है कि नहीं लेता। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो कहता है कि जो है डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ से सब्जेक्ट को चेंज करके, यानी कोई भी हमारा डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो मैंने कुछ यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिए, ड्राइंग, कंप्यूटर वगैरह, अकाउंट्स वगैरह भी लिख देता हूँ। हो सकता है हमारे यहाँ कॉमर्स भी चलती है तो शायद अकाउंट्स का भी यूज होता है। तो इस तरह से आपके यहाँ जितने भी सब्जेक्ट्स यूज होते हों आप वो सारे सब्जेक्ट लिख करके इसको सेव कर लीजिए। इसके बाद इसको फिर से डिज़ाइन व्यू में चलते हैं और फिर इसके अंदर अगले फील्ड को टाइप करते हैं। तो इतने सब्जेक्ट मेरे ख्याल से पर्याप्त हैं। और अगर देखिए मैं यहाँ पे 100 से ऊपर नंबर डालता हूँ तो लिखा हुआ डिफ़ॉल्ट मार्क मस्ट बी और इक्वल टू 100, यानी 100 से ऊपर एक भी अंक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हमारे फार्मूले बराबर काम कर रहे हैं। टेबल को डिज़ाइन व्यू में वापस लेके चलते हैं और नीचे की हेडिंग्स को बढ़ाते हैं और डिफ़ॉल्ट मार्क्स के बाद इसको सेव कर लेते हैं। हमारी सब्जेक्ट की टेबल कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम जो सब्जेक्ट हमने हेडिंग डाली है, इस सब्जेक्ट को लुकअप कर देंगे अपने सब्जेक्ट की टेबल से। तो सब्जेक्ट आईडी मैंने यहाँ पे लिख दिया है और यहाँ से मैं इसको लुकअप कर देता हूँ सब्जेक्ट की टेबल, और तीनों फील्ड्स यहाँ से उठा लेता हूँ। तीनों फील्ड्स उठाने से आपके मार्क्स को भी शो करेंगे। और असेंडिंग डिसेंडिंग में यहाँ पे हम सब्जेक्ट नेम रख देते हैं। नेक्स्ट करेंगे तो देखिए A to Z की क्रम में आपके जो है नाम आ चुके हैं। फिनिश करने के बाद एक रिलेशनशिप क्रिएट होगा और रिलेशनशिप करने के बाद इसको रन करा के चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे सब्जेक्ट शो हो रहे हैं या नहीं। बिल्कुल हमारे सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। और इसी प्रकार नीचे कुछ और हेडिंग्स जोड़ते हैं कि जब हम सब्जेक्ट आईडी चुन लें तो हमारे पास क्या लिख के आया है। देखिए मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पे कॉलम विड्थ में देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर 3 कॉलम हमने बनाए थे, आईडी का और सब्जेक्ट का और डिफ़ॉल्ट का। तो हमारा 0 यहाँ पे शो कर रहा है। इसका मतलब कि जो हमारा पहला कॉलम है वो हाइड हो चुका है। अगर मैं 1 सेंटीमीटर यहाँ डाल देता हूँ और रन कराता हूँ इसको दोबारा से, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आईडी भी हमारी शो हो रही होगी, जो कि अब चेंज हो चुकी है क्योंकि हमने A to Z के क्रम से इसको रख दिया है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको 0 ही रखेंगे क्योंकि ये कोडिंग में हमारी दिक्कत करेगा। और कोडिंग में दिक्कत ना हो इसके लिए हम यहाँ पे एक सब्जेक्ट नेम की भी एक टेबल एक फील्ड बना लेते हैं। और हम ऐसा करते हैं कि जब हम सब्जेक्ट आईडी में कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करें तो वो वही सब्जेक्ट नेम में भी शो हो। तो यहाँ पे मैं एक फॉर्म का नाम डाल देता हूँ सब्जेक्ट का, जो हम आगे चल के बनाएंगे वो ऑटोमेटिक लिंक हो जाएगा, ताकि अगर आप बाद में सब्जेक्ट जोड़ना या घटाना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एडिट फॉर्म में जो है सब्जेक्ट डाल दिया है। अब सब्जेक्ट नेम जो मैंने आपको बताया, इस सब्जेक्ट नेम में जब मैं यहाँ से कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करूँ तो वहाँ पर मेरे पास सब्जेक्ट आ जाए। उसके लिए हम बाद में विजुअल बेसिक में कोडिंग लगाएंगे और मार्क्स लिख देते हैं। मार्क्स को नंबर करते हुए लुकअप में जा कर के कॉम्बो बॉक्स कर देंगे और डेसिमल नंबर को 0 कर देंगे, सॉरी 2 कर, मार्क्स को 0 कर देंगे और डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी 0 ही रखेंगे। इसके अलावा ऑब्टेन्ड मार्क्स का मतलब कि आपके प्राप्तांक कितने आए हैं बच्चे के। तो बच्चे के प्राप्तांक के लिए आप यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस को 0 करेंगे या 2 कर देंगे, क्योंकि
कभी कभी हाफ़ नंबर भी दे देता है कोई टीचर, तो वो भी आने चाहिए। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू को भी ज़ीरो करते हुए वैलिडेशन रूल लगाते हैं कि 100 नंबर जो हमारा मार्क्स के नंबर हैं वो मार्क्स से ज़्यादा हमारे नंबर ना चढ़ पाए कंप्यूटर पे। तो लेस देन इज़ इक्वल टू मार्क्स, यानी कि जो भी नंबर मार्क्स के हैं, यानी 100 नंबर का अगर पूर्णांक है तो बच्चे को 101 नहीं मिलने चाहिए, 100 से कम ही मिलने चाहिए। तो इसलिए हम जो है यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर ये कोड नहीं लग रहा है तो हम क्या करते हैं कि हम इसको विजुअल बेसिक में लगाएंगे। जब हम कोडिंग करेंगे तब ये कोड हम यूज़ कर लेंगे। चलिए, तो ये हमारा बन चुका है टेबल फर्स्ट टर्म एग्ज़ामिनेशन की। अब इसी फर्स्ट टर्म एग्ज़ामिनेशन की क्वेरी डिज़ाइन करते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेरी डिज़ाइन में और फर्स्ट टर्म एग्ज़ामिनेशन की टेबल को ओपन कर लेते हैं। और स्टार पे डबल क्लिक करके सारी फील्ड्स को ऐड कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम कुछ फार्मूले यूज़ करेंगे, जैसे कि परसेंटेज का फार्मूला, कि जब अब नंबर निकल आए, प्राप्तांक आपके पास है, पूर्णांक आपके पास है, तो परसेंटेज कैसे निकलेगा। तो परसेंटेज निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे। देख लीजिएगा, मैं इसको आपको जूम करके दिखा दूँगा। तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ऑब्टेन मार्क डिवाइड बाई मार्क्स इंटू 100, जिससे हमारा जो है पूरा का पूरा जो है परसेंटेज निकल आएगा हर सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट का। तो मार्क्स डिवाइड बाई 100, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 100। तो ओके करते हैं, इसको रन करा के चेक कर लेते हैं ये फार्मूला हमारा काम किया कि नहीं किया। तो रन में गए और जो है टेबल को क्वेरी को सेव कर लेते हैं फर्स्ट टर्म एक्सटेंडेड के नाम से। और क्वेरी को रन कराते हैं तो देखिए परसेंटेज का एक फील्ड आ चुकी है। मार्क्स में मैं यहाँ पर अगर 100 डालता हूँ और 100 में से अगर मुझे 44 मिलते हैं तो देखिए 44% ऑटोमेटिक आ चुका है। यहाँ पे जितने भी नंबर्स मैं डालूँगा 100 में से उतने परसेंटेज मुझे यहाँ पे शो करेगा। तो बिल्कुल हमारा फार्मूला ओके है। अगला फार्मूला लगाते हैं रिमार्क का, जिसमें बच्चे का फेल और पास की जानकारी होगी। तो यहाँ पे इफ़ का फार्मूला लगाएंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। फार्मूले आप नोट करते जाइएगा, जो भी फार्मूला आपको समझ में नहीं आता है बिल्कुल नोट डाउन करिएगा। जूम करके मैं दिखा दूंगा आपको इसको, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अगर आपने एक्सेल पढ़ी होगी तो इफ़ का फार्मूला ज़रूर पढ़ा होगा। तो वही लगाएंगे कि इफ़ ब्रैकेट के अंदर परसेंटेज, यदि परसेंटेज लेस देन या इक्वल टू होता है। अब ये आगे आपकी मर्ज़ी है, कितने परसेंट में आप उसको पास मानते हैं, कितने परसेंट में आप उसको फेल मानना चाहते हैं। तो मैंने लिख दिया है कि यदि बच्चा 33% या 33% से ज़्यादा लेके आता है तो पास हो, अदरवाइज़ फेल हो। आप इसको चेक कर लीजिएगा। मैंने रन किया, देखिए यहाँ पे पास का रिमार्क लिख के आ गया। जैसे ही मैं यहाँ पे नंबर कम करता हूँ, मैं 20 डालता हूँ, 20% नंबर में बच्चा फेल हो जाएगा। तो फार्मूला हमारा ये भी वर्क कर रहा है। सारे फार्मूले नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि ये फार्मूले आपको जल्दी नहीं मिलेंगे और ना ही कोई इनका प्रैक्टिकल करके आपको बताएगा। ठीक है, देखिए हमारा सारा फार्मूला काम कर रहा है। अब अगला फार्मूला लगाएंगे ग्रेड का, कि जब हम बच्चे का जो है नंबर्स आ जाते हैं, परसेंटेज आ जाता है, तो उसका ग्रेड क्या है वो होगा। तो चलिए ग्रेड के लिए भी अपने कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि ग्रेड का थोड़ा जो फार्मूला है वो बड़ा है। दोस्तों, किस शहर से आप मुझे देख रहे हैं ज़रूर बताइए। कमेंट में अपनी राय दीजिए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। जानकारी अच्छी है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सबके नॉलेज में ये चीज़ आए। तो मैंने फिर से यहाँ पे इफ़ का फार्मूला लगाया कि यदि परसेंटेज ग्रेटर देन है या इक्वल टू है 90 से, तो हमारे पास A+ आए। चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए 90% वहाँ पे है, तो यहाँ पे A+ है। अगर मैं यहाँ पे नंबर्स चेंज करता हूँ तो देखिए परसेंटेज भी हमारा चेंज होगा। अब चूँकि हमने केवल A+ के लिए ही लगाया था, तो सेम हमें यही फार्मूला कॉपी कर लेना है और बस अपने क्राइटेरिया को चेंज करते जाना है। तो ये मैंने यहाँ पे इफ़ तक कॉपी किया और कॉपी करने के बाद दोबारा से पेस्ट किया और क्राइटेरिया चेंज किया कि अगर 80% है तो हमारा A ग्रेड हो जाए प्लस हट के,
इसके बाद फिर से पेस्ट करेंगे और अगर 60% है तो बी ग्रेड हो जाए। आप ये क्राइटेरिया अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके स्कूल में जिस प्रकार की कैटेगरी का यूज होता हो ग्रेड में, आप उस प्रकार का ग्रेड के लिए कैटेगरी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर आप 60% वाले को भी ए मानना चाहते हैं तो आप सीधा 60% में ही ए रखिए। तो इस प्रकार से मैंने अपनी सारी कैटेगरी डाल दिया है कि अगर 33% हो या 33% से ज़्यादा हो तो ए आए, और यदि 33% से कम हो तो वो एफ़ ग्रेड में आए, यानी फेल माना जाए। तो चलिए मैं लास्ट क्राइटेरिया भी ऐड कर देता हूँ, इस बार इक्वल टू ना करते हुए केवल लेस दैन 33% सॉरी। तो हमारा जो ग्रेड आए वो ग्रेड में जो है एफ़ लिख करके आए, यानी फेल। इस फार्मूले को चेक कर लेते हैं। जितनी बार हमने इफ़ का यूज किया है ध्यान दीजिएगा, उतनी ही बार आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। एक ब्रैकेट रह गया है मेरा। चलिए इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद आपको दिखाते हैं, रन कराते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा फार्मूला दिखा दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये इतना बड़ा फार्मूला आप कैसे लगाएंगे। फार्मूला बड़ा नहीं है दोस्तों, फार्मूले को मैंने रिपीट किया है। जितने ज़्यादा आपके पास ग्रेड की कैटेगरी होंगी उतनी बार फार्मूला आपका रिपीट होगा। तो देख लीजिए कि यदि 90% हो तो ए प्लस, 80 हो तो ए, 60 हो तो बी, 45 से ऊपर हो तो सी, और 33 से ऊपर हो तो डी। चेक कर सकते हैं यहाँ पे ग्रेड भी शो हो रहा है। मैं नंबर यहाँ से चेंज करता हूँ और 10 नंबर डालता हूँ तो देखिए एफ़ ग्रेड आ चुका है, फेल हो चुका है बच्चा। यानी सारी चीज़ें एक साथ बदलेंगी। तो इससे कमाल की चीज़ इतनी अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ मैं आपको दोस्तों, और मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो इसको देख रहा होगा और उसे समझ में नहीं आ रहा होगा। इस पूरे फॉर्म से रिलेटेड जितने वीडियो मैं अब तक बना चुका हूँ, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है आपका, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आपके प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए मैं तत्पर हूँ। तो आप इस वीडियो को पसंद करिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। फार्मूला आप लोग बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, कहीं भी कॉमा या ब्रैकेट की डिस्टर्बेंस ना हो। और चलिए मैं इसको अब रन करा के दिखा दूँगा आपको। दिखा ही चुका हूँ मैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगला फार्मूला हम लगाते हैं, सॉरी मैंने वहाँ पर रिमार्क लिख दिया था, रिमार्क की जगह मैं यहाँ पे स्टेटस कर देता हूँ, और यहाँ पर स्टेटस हो जाएगा कि फेल है या पास। और रिमार्क्स का मतलब होता है कि जो टीचर बच्चे को कमेंट देते हैं अच्छा काम करने के लिए, तो मैं यहाँ पर रिमार्क्स डालूँगा और रिमार्क्स में भी लिखूँगा मैं कि यदि बच्चे के पास ए ग्रेड आता है तो टीचर उसको कौन सा कमेंट करेगा, बच्चे के पास बी ग्रेड आता है तो क्या कमेंट करेगा। तो चलिए मैं लिखता हूँ कि यदि बच्चे के 90% या उससे ऊपर आते हैं ग्रेड में, यदि बच्चे के ए ग्रेड आता है मान लीजिए, तो उस बच्चे के रिजल्ट में लिख के आ जाए ऑटोमेटिकली एक्सीलेंट, कि बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से जब बच्चे का केवल ए आए तो वो वेरी गुड लिख के आए उसमें। बच्चे का जब बी ग्रेड आए तो गुड लिख के आए या नाइस लिख के आए। जब बच्चे का सी ग्रेड आता है तो पुअर लिख के आए या वीक लिख के आए। जब बच्चे का डी ग्रेड आएगा तो वर्क हार्ड लिख के आए। और जब बच्चा फेल ही हो जाता है तो उस बच्चे के नाम के आगे या रिजल्ट के आगे री अपीयर लिख के आए। तो वही चीज़ें मुझे यहाँ पर डालनी है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे रिमार्क्स ऐड कर सकते हैं। आपको जो रिमार्क्स देना हो आप वही रिमार्क्स ऐड करेंगे। फार्मूला सेम है जो आपने परसेंटेज में लगाया था, जो आपने ग्रेड में लगाया था, वही फार्मूला आप यहाँ पर भी लगा रहे हैं। तो चेक करते जाइए। मैं आपके सामने फार्मूला एंटर कर देता हूँ, क्योंकि काम करते समय बोलते रहना थोड़ा सा टिपिकल होता है, ध्यान कहीं और रहता है, गलतियाँ ना हो जाए और जो है बोलना भी पड़ता है। दोस्तों इस पूरे एक्सेस की सीरीज़ है, 1-2 पार्ट में एक्सेस ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे आप जो है महीनों तक सीख सकते हैं, सालों तक सीख सकते हैं, तब भी आप इसको सीखते रहेंगे। तो मैं इस पूरे सॉफ्टवेयर को बनाऊंगा तो लगभग इसमें जो है कम से कम 30 से 40 वीडियोस बनेंगे। और 30 से 40 वीडियोस का मतलब है कि एक पूरा समय देना पड़ेगा बराबर, आपको भी और मुझे भी। तो इस चीज़ में आप ध्यान दीजिएगा कि जो है एक एक वीडियो, एक एक पार्ट
मैं अपने प्लेलिस्ट में ऐड कर रखा है मैंने, और उस चीज़ को जो है आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। नोटिफिकेशन बेल को बिल्कुल दबा दीजिए कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप उसको देखने से चूके नहीं। मैंने इस फार्मूले में जो है ब्रैकेट से ग्रेड को क्लोज़ नहीं किया था, इस वजह से मेरा फार्मूला काम नहीं कर रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, मैं भूल गया था, मैंने सीधा कॉपी पेस्ट ही किया था। तो मैं क्लोज़ कर देता हूँ ब्रैकेट से। चलिए ओके हो जाता है। वो एक कहीं फिर से रह गया है, ये देखिए यहाँ पे रह गया, तो मैं यहाँ पे भी क्लोज़ कर देता हूँ और ओके करता हूँ। अब रन कराते हैं, फिर से देखते हैं कि अगर बच्चे का A+ है तो देखिए एक्सीलेंट लिख के आ रहा है। मैंने यहाँ पे नंबर चेंज किए हैं। अगर 12 कर देंगे तो देखिए रीअपीयर, यानी बच्चा दोबारा एग्ज़ाम देगा। तो इस प्रकार से आप अपना जो है रिज़ल्ट के हिसाब से कमेंट दे सकते हैं बच्चे को, कि बच्चे को कैसा बच्चा है पढ़ने में, वो एक आपके रिमार्क से समझ सकता है व्यक्ति। सारे रिमार्क्स हमारे बिल्कुल सही आ रहे हैं, ग्रेड सही आ रहा है, परसेंटेज सही आ रहा है, स्टेटस सही आ रहा है। तो फर्स्ट टर्म एक्सटेंडेड की ये क्वेरी यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुकी है हमारी। इसको सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद इसको क्लोज़ कर देते हैं। क्वेरी को क्लोज़ करने के बाद उसी प्रकार से जैसे हमने बाकी शीट्स बनाई थी, जैसे हमने फैमिली ट्री बनाए थे, कॉन्टैक्ट की बनाई थी, उसी प्रकार इसको भी जो है हम डाटा शीट बनाएंगे। तो उसको क्लोज़ करते हैं, और क्लोज़ करने के बाद डाटा शीट का निर्माण करते हैं। तो डाटा शीट आप बनाना जानते ही हैं, चलिए फिर से बनाना बताता हूँ। उससे पहले मैं इसी फर्स्ट टर्म की जो टेबल है उसको कॉपी करके सेकंड टर्म एग्जामिनेशन कर देता हूँ, क्योंकि बार बार वही डाटा लिखना पड़ेगा उसी तरीके से, तो हम क्यों जो है वो काम करें। तो हम क्या करते हैं कि जो है जो मैटर है वो भी देखिए यहाँ पे आ रहा है। हमने पिछली बार नंबर भरे थे 99, वही आ रहे हैं, तो वो काम हमें नहीं करना है। तो इसको हम डिलीट करके हम चाहते हैं कि हमारे पास केवल स्ट्रक्चर आए, उसका मैटर नहीं आए। तो फर्स्ट टर्म को, इसको सेकंड को डिलीट कर देते हैं, और फर्स्ट टर्म की जो टेबल है उसको हम फिर से जो है कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद इस पे जो है पेस्ट करेंगे। और पेस्ट करने में आपको जो ऑप्शन देगा, चलिए यहाँ पे मैं नाम पहले थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। वो जो आपको ऑप्शन देगा उसमें से आपको केवल स्ट्रक्चर ओनली करना है। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया और पेस्ट किया दोबारा से, और पेस्ट करने में आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या बता रहा है। तो स्ट्रक्चर ओनली हमें लेना है, और यहाँ पे हम इसका नाम चेंज कर देंगे सेकेंड टर्म एग्ज़ाम। सेकेंड टर्म एग्ज़ाम का नाम डालते हैं और जो है ओके करते हैं। तो देखिए हमारे पास सेकेंड टर्म एग्ज़ाम की भी टेबल आ चुकी है, और इसी प्रकार से थर्ड टर्म एग्ज़ामिनेशन की भी टेबल हम बना देंगे, क्योंकि हमारे पास तीनों टर्म में सब्जेक्ट सेम होने हैं, डिफ़ॉल्ट मार्क्स सेम रहेंगे, और सारी चीज़ें सेम रहेंगी। केवल जो नंबर हमें फिल करने हैं वो हमें अलग अलग फिल करने होंगे। इसी प्रकार से हम जो है एक रिलेशनशिप देखते हैं सबका। तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशनशिप केवल फर्स्ट टर्म के साथ शो हो रही है, जो हमने सब्जेक्ट के साथ लिंक किया था। सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को हमने कॉपी किया है, और इस वजह से वहाँ पर रिलेशनशिप नहीं दिखाई दे रही है। तो चलिए उनके लिए भी मैनुअली रिलेशनशिप बना लेते हैं। मैनुअली कैसे बनाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। शो टेबल्स में चलते हैं, और शो टेबल्स में जाने के बाद आपको जिस टेबल की रिलेशनशिप क्रिएट करना है उस टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो शो टेबल में जाएंगे और आपको सेकंड और थर्ड का रिलेशन बनाना है, तो सेकंड को ऐड करेंगे और थर्ड को भी ऐड कर लेते हैं। दोनों को ऐड करने के बाद इनको एक क्रम से लगा देते हैं। यहाँ पे थर्ड टर्म एग्जामिनेशन, इनके बीच में कोई संबंध नहीं बना अभी रिलेशनशिप, और संबंध बनाने के लिए हमें ID टू सब्जेक्ट ID से संबंध बनाना है। तो चलिए इसके सब्जेक्ट ID को उठा करके सब्जेक्ट के अंदर ID के ऊपर ड्रॉप कर देते हैं और क्रिएट कर देते हैं। तो बिल्कुल हमारा यहाँ से भी रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा। आप देखिए तत्काल आपका रिलेशनशिप यहाँ से बन के तैयार हो जाएगा। क्रिएट में क्लिक किया, देखिए रिलेशनशिप हो गया। इसी प्रकार से सब्जेक्ट ID की सेकंड टर्म को भी जो है सब्जेक्ट की टेबल के अंदर रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, और यहाँ से भी आपका तीनों टर्म की जो हमारी टेबल हैं उनका रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है सब्जेक्ट के साथ में।
सेव करके क्लोज करते हैं और चेक कर लेते हैं सब्जेक्ट की टेबल को। सेकेंड टर्म एग्ज़ाम हमारा ओके है। अब इसी प्रकार से हमें क्वेरी को भी कॉपी करना है, क्योंकि हमें बार बार फार्मूले लगाने पड़ेंगे, वो हमारे लिए काफ़ी झंझट वाला काम हो जाएगा। तो हम सिंपल क्वेरी को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और क्वेरी का नाम चेंज कर देंगे सेकेंड टर्म एक्सटेंडेड। तो चलिए मैं यहाँ से इसको, सॉरी गलत बटन दब रही है मुझसे, तो इसको कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे सेकेंड टर्म एक्सटेंडेड, ताकि हमें बार बार फार्मूले यूज ना करने पड़े। आप भी करते जाइए। जहाँ भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तुरंत कमेंट करिएगा कि आपसे नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा। सेकेंड टर्म एक्सटेंडेड डाल करके ओके करते हैं तो आप देखिए कि ये जो सेकेंड टर्म की जो क्वेरी है वो फर्स्ट टर्म के ही सेक्शन में आ रही है, सेकेंड टर्म के सेक्शन में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि इसका जो रो सोर्स है वो आपका फर्स्ट टर्म टेबल का है। तो हम इसका रो सोर्स चेंज कर देंगे। तो सेकेंड टर्म की क्वेरी को हम डिज़ाइन व्यू में ओपन करते हैं और डिज़ाइन व्यू में ओपन करने के बाद इसका रो सोर्स चेंज कर देंगे। तो इसको जो है हम प्रॉपर्टी शीट में जाते हैं, यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है फील्ड में और यहाँ पर हम सेकेंड टर्म की टेबल को ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे आप फर्स्ट टर्म की टेबल ऐड है। तो यहाँ से इस टेबल को मुझे हटाना है और हटाने के बाद सेकेंड टर्म की टेबल को ऐड करना है। तो रिमूव टेबल कर देते हैं और सेकेंड टर्म की टेबल में शो टेबल में जा कर के क्लिक करते हैं। तो शो टेबल में क्लिक किया और सेकेंड टर्म एग्ज़ाम की टेबल को ऐड करके स्टार की फील्ड को ऐड कर देते हैं। Ctrl+S दबा के सेव कर लेते हैं। सेव करते ही सेकेंड टर्म की जो क्वेरी है वो सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम के सेक्शन में पहुंच जाएगी। तो देखिए पहुंच चुकी है हमारी क्वेरी। इसी प्रकार से थर्ड टर्म के लिए भी कर लेते हैं। सेकेंड टर्म को ही कॉपी कर लेते हैं क्वेरी को और थर्ड टर्म के लिए रीनेम कर देते हैं। तो इसको भी थर्ड टर्म एक्सटेंडेड करके ओके करते हैं और इसका भी रिकॉर्ड सोर्स हम चेंज करते हैं। तो थर्ड टर्म को डिज़ाइन व्यू में ले जाएंगे और यहाँ से भी इस टेबल को रिमूव करके एक नई टेबल ऐड करेंगे थर्ड टर्म की और थर्ड टर्म की स्टार फील्ड को डाल देंगे। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं और थर्ड टर्म एग्ज़ाम को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से तीनों टर्म के एग्ज़ाम की क्वेरी भी हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब क्वेरी क्रिएट होने के बाद डाटा शीट क्रिएट करनी होगी। तो डाटा शीट भी हम क्रिएट कर सकते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार इसको। ये देखिए तो हमारा इसका क्रम थोड़ा सा उल्टा पुल्टा आ रहा है। तो क्योंकि हमने सॉरी या इसको नहीं खोलना था मुझे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन भी आ रहा था, तो क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल रखी थी हमने। तो सेकंड टर्म के अंदर जा कर के सेकंड टर्म एग्जामिनेशन और थर्ड टर्म एग्ज़ाम के अंदर जा कर के थर्ड टर्म एग्जामिनेशन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू को चेंज कर देंगे। तो टर्म के अंदर जाएंगे और डिफ़ॉल्ट वैल्यू में जा कर के इसको चेंज करते हैं। अब क्वेरी को रन कराते हैं तो तब देख पा रहे होंगे कि जो है यहाँ पर जो हेडिंग्स हैं वो आगे पीछे हो चुकी हैं। तो इन हेडिंग्स को भी सही कर लेते हैं। तो उसके लिए इस क्वेरी को डिज़ाइन व्यू में ओपन करेंगे